तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 वैद्युत रसायन में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका जो प्रश्न क्रमांक 15 है ना, इसका तीसरा प्रश्न सीखेंगे। इसके पहले हमने इसका पहला और दूसरा प्रश्न सीख लिया है और ये हमारे एनसीईआरटी नोट्स हैं और जिनके आधार पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इन नोट्स को हम इसलिए आगे लेकर आ रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें एक आदर्श आंसर लिखना होता है, इसलिए हम इनकी हेल्प से ही स्टडी कर रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 15 जो है वो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो 11 ये रहा 15, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 15 जो है इसका पहला क्वेश्चन सीख लिया है और दूसरा क्वेश्चन सीख लिया है। आज हम सीखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन कैसे हल करना है। यहाँ पे तो शॉर्ट में हल है, हम इसको अलग से करेंगे। तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस 15वें क्वेश्चन में हमें एक सेल का प्रदर्शन दिया गया है जैसा कि पहला और दूसरा था। तो इसमें हमें लिखना होता है हल। और ये देखो, ये खड़ी पाई कहलाती है जो कि लवण सेतु भी हम इसे बोलते हैं। इसके इस तरफ जो भी लिखा रहता है, इसके इस तरफ जो भी लिखा रहता है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, ये लेफ़्ट तरफ वाला, और इस पे हमेशा होता है ऑक्सीकरण। और हर किताब में आपको इसी तरीके से सेल प्रदर्शन मिलते हैं। और इसके राइट तरफ जो होता है वो होता है अपचयन। तो चलो फिर हमें ननसर्ट समीकरण लगाना है। और ननसर्ट समीकरण आप देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ ननसर्ट समीकरण लिखा हुआ है। तो इसमें हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रियाफल और रिएक्टेंट का मतलब होता है क्रियाकारक। तो हमें ये तो चाहिए पहले, तो इसलिए हम सेल अभिक्रिया लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो इसमें जो है SN जो टिन है, इसके आवेश में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। आवेश में बढ़ोतरी होगी मतलब हमेशा याद रखो ऑक्सीकरण होगा। और आवेश में अगर कमी होती है तो वो अपचयन होगा। तो टिन जो है ये ठोस अवस्था में था, लेकिन अब इस पर 2+ आ गए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है। तो SN2+ और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। और ये जो अभिक्रिया होती है ये कहलाती है ऑक्सीकरण। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये ऑक्सीकरण है। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उससे बना H2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन था प्लस, इसमें आवेश देखो आप, आवेश घट गए। यहाँ पे +1 आवेश था, यहाँ पे वो भी नहीं बचा, मतलब आवेश घटे मतलब अपचयन हुआ है। तो H+ जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो बना H, लेकिन H2 बन रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया, तो हमें यहाँ पे भी 2 का गुणा करना होगा और यहाँ पे भी 2 का गुणा करना। तो अब बैलेंस हो गया। और ये जो अभिक्रिया है ये बनेगी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बनेगी? अपचयन। अब ये प्रथम अर्ध सेल है, ये द्वितीय अर्ध सेल है, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगी सेल अभिक्रिया। तो हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचनी है, ये देखो। अब यहाँ पे बनेगी सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया में क्या करना होता है? तीर के चिन्ह के इस तरफ वाली सारी संख्याओं को लिखना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे? टिन SN प्लस ये 2 हाइड्रोजन प्लस, इलेक्ट्रॉन लिखना नहीं होता है तो तीर का चिन्ह लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है SN2+, है ना। इलेक्ट्रॉन तो लिखने नहीं है तो क्या आएगा फिर? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिख लो फिर हाइड्रोजन। ओके, ये आपकी सेल अभिक्रिया हो जाएगी जिसमें तीर के चिन्ह के इस तरफ जो है ये आपका प्रोडक्ट होगा और तीर के चिन्ह के जो पहले होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, क्लियर हुआ? ओके।
अब ननसर्ट समीकरण में हमें प्रोडक्ट पता चल गया, हमें रिएक्टेंट पता चल गया। अब हमें एन और ई नॉट और चाहिए, तो फिर हम ननसर्ट समीकरण लगा देंगे। तो एन क्या होता है, देखो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर बराबर ही होते हैं, नहीं होते तो हम 2 का गुणा करके कर देते हैं। तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एन का मान कितना होगा, 2। अब एन का मान भी मिल गया। अब हमें पूरे सेल का ई नॉट निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल। पूरे सेल का ई नॉट कैसे निकालते हैं, तो ई नॉट ऑफ कैथोड, यानी कैथोड में से एनोड का घटाएंगे। हमेशा ऐसा ही होता है, एनोड का घटेगा कैथोड में से एनोड, या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। हमने ये वाला क्वेश्चन किया है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसमें किया था। तो ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड कितना है। कैथोड क्या कहलाता है, देखो यहाँ ये खड़ी पाई के इस तरफ ये वाला हिस्सा है जो, ये कहलाता है राइट, और खड़ी पाई के इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है लेफ्ट। राइट में से लेफ्ट घटाना है, ऐसी भी आप ट्रिक बना सकते हैं। या राइट वाला हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है। राइट वाला हमेशा कैथोड और लेफ्ट वाला हमेशा होता है एनोड। ये समझो आप, कैथोड में से एनोड घटाएंगे तो कैथोड तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। तो कैथोड का जो कैथोड हाइड्रोजन है और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 हो गया, माइनस ई एनोड। एनोड क्या है बताओ, एनोड है अपना टिन, और टिन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको याद करना पड़ेगा, जो कि है माइनस 0.14 वोल्ट। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस 0.14 वोल्ट, ठीक है। तो अब ई नॉट ऑफ सेल, टोटल सेल का ई नॉट हमें मिल जाएगा। कितना मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा 0.14 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो है आपको मिलेगा। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस है, उसके लिए एक माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि नवरात्रि का सीज़न है तो बैकग्राउंड में थोड़ी म्यूजिक चल रहा है देवी जी का, तो उसके लिए आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करके पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऐसा माहौल है, ओके। अब ननसर्ट समीकरण लगा देंगे। ननसर्ट समीकरण क्या है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। ननसर्ट समीकरण आपको याद हो जाना चाहिए, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बटे एन लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया। अब ई बराबर देखो क्या होगा, ई नॉट कितना है सेल का, 0.14, यहाँ पे रख लो 0.14, माइनस है, माइनस लगा दो। अब ये लिखा है 0.059, तो 59 को हम 60 मान सकते हैं ताकि कैंसिल हो सकें, 0.60 कर दे, ठीक है। और बटे में कितना कर दे रहे हैं, एन। एन का मान कितना है, एन का मान 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पे एन का मान कितना कर सकते हैं, 2। फिर यहाँ पे आएगा log 10 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है, ये इतना पूरा मान। तो क्या सारा लिखेंगे, आंसर है नहीं, जिस पर प्लस है केवल वही बस लिखो, Sn2+, क्योंकि बाकी के लिए ननसर्ट ने उनका एक मान रखा है, पार्शियल प्रेशर भी 1 बार ही है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Sn2+ बटे R, यानी रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पर प्लस लगा है, तो ये एक आयन है, आयन को ही लिखते हैं। ये Sn जो है ये इस पर कोई प्लस नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो 2H+ है, तो जब भी सांद्रता लिखते हैं तो H+ को ही लिखेंगे। जो 2 था सामने, यहाँ पे जो 2 था वो पावर के रूप में आ जाता है जब भी हम सांद्रता लिखते हैं। चलिए, अब E बराबर 0.14 माइनस, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो आएगा 0.030, फिर आएगा log 10। Sn2+ जो है
इसकी सांद्रता हमें क्वेश्चन में दी गई होगी। तो SN2+ की सांद्रता हमें दी गई है 0.050 m। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आया है 0.050 m। तो वो m नहीं लिखना है, केवल उसकी कंसंट्रेशन लिखना है बटे H+ की सांद्रता कितनी दी गई है देख लो। अगर 1 मोलर है तो नहीं लिखेंगे, 1 मोलर नहीं है, अलग से दी गई है 0.020। इसको लिख लेते हैं 0.020। ये कंसंट्रेशन है, लेकिन H+ पर 2 की घात है तो H+ पे 2 की घात आ जाएगी। ओके, चलो अब E बराबर 0.14 माइनस 0.030 फिर log 10। इसको करना है सॉल्व, तो रफ में कर लेते हैं। देखो कैसे करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखो कैसे, इसको लिख सकते हैं 50 बटे दशमलव का मान लेते हैं 1, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो 3 0। तो ये 50 बटे 1000 है ना। 50 बटे 1000 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, है ना। आप 5 0 से 0 काट दो पहले, तो 5 बटे 100 आ जाएगा ये, है ना। अब 5 बटे 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 बटे 100 का मतलब होता है 10 के ऊपर 2 की घात, होता है कि नहीं। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5 गुणित 10 पे माइनस 2 की पावर, ये प्लस 2 की ऊपर चली जाएगी। तो एक तो हमने ऊपर वाला सॉल्व कर लिया, इतना लिखेंगे। नीचे वाला और देख लो। इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं 20 के बटे कितना है, 1000 आएगा कि 10,000 आएगा बताओ। दशमलव का 1 है, दशमलव के बाद 1 2 3 0, तो 1000 ही आएगा। 1 0 काट देते हैं तो कितना आएगा, 2/100। और 2/100 को लिख सकते हैं 2/10 के ऊपर 2 की पावर। अब इसको 10 के ऊपर 2 की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 गुणित 10 पे माइनस 2 की पावर, ये भी हमें मिल गया। अब तो इसको दोनों को हम ऐसे देखो, लेकिन इस पर देखो 2 की पावर अलग से थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर अगर हम 2 की घात लगा देंगे तो 2 दूनी 4 गुणित 2 दूनी 4, इसका वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा। तो घातें आपस में क्या हो गई, यहाँ पे गुणा कर गई। घात के ऊपर जब भी घात हो तो वो गुणा कर जाती है, तो -4। तो 4 गुणित 10 पे -4 ये आया। लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका आया 5 गुणित 10 के ऊपर -2 कंसंट्रेशन बटे ये 4 गुणित 10 पे -4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 गुणित 10 पे -4 कंसंट्रेशन। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो देखो कैसे होगा, ऊपर है 5 गुणित 10 पे -2 पहले से ही, और नीचे है 4 गुणित 10 पे 4 गुणित, यहाँ से देख लो ये पूरा पहले मैंने लिख लिया। इसको आगे सॉल्व करोगे, ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों 5 गुणित 10 पे -2 ज्यों की त्यों, ये देखो नीचे 4 रह गया, लेकिन ऊपर ये 10 पे -4 ऊपर जाएंगे तो 10 पे +4 आ जाएंगे। तो 4 में से 2 घटेंगे तो इस तरीके से आएगा ना, क्या आएगा बताओ। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, तो 5 गुणित 10 पे 2 की पावर बटे कितना आएगा, 4, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो 5 गुणित 10 पे 2 की पावर मतलब ये 100 लिखा है, तो 100 का गुणा 5 में होगा तो 500 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। बटे कितना, 4, 4 से कैंसिल कर दो। देखो 4 एकम 4, तो 5 थे, 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, हो गए 10, तो 4 दूनी 8, फिर बचे 2, हो गए 20, 4 पंचे 20, 125 आएगा। तो इन सब का कैलकुलेशन 125 आ रहा है, इस पूरे का कैलकुलेशन 125 आ रहा है। तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे कि E बराबर 0.14 माइनस 0.030 log 10 125। ये हमने पूरा लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल है। अब देखो आगे, E बराबर 0.14 माइनस 0.030 गुणित log 125 का मान पता होना चाहिए।
तो log 125 का मान होता है 2.09। ये बस चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे लिख देना है कि चूँकि log 125 जो होता है वो होता है 2.09। बस एक चीज़ बस आपको याद रखनी है, पूरा सवाल हल हो जाएगा। अब बस इनका आपस में गुणा करना है और आंसर आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज क्या जो है हेल्प ले लूँगा यहाँ पे। तो ये वाला जो स्टेप है मैंने दोबारा से लिख लिया है नेक्स्ट पेज में। अब इसको हल करना है। तो e बराबर 0.14, इन दोनों का करते हैं रफ में गुणा। तो मैंने रफ का इस्तेमाल किया है यहाँ पे माइनस। तो 209 गुणित 30 का गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 के आगे वाले जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, पीछे वाले जीरो का मतलब है। तो 209 दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 209 गुणित कर लेते हैं 30। तो वो भी 3 का करेंगे, जीरो उत्तर में रख देंगे तो 30 का हो जाएगा। 3 नाम 27, 27 की 7 हासिल आ जाएगी 2, है ना। 3 शून्य शून्य 2 ज्यों का त्यों, और 3 दूनी 6, और ये जीरो यहाँ पे रख देते तो हो गया 30 का। अब लगाना है दशमलव, 2 अंक ये और 3 अंक ये, हो गए 5 अंक। तो 1 2 3 4, एक अंक हमने मन से बना लिया तो हो गए 5 अंक। फिर लगाएंगे दशमलव, तो ये टोटल आएगा 0.06। दशमलव के बाद 2 अंक ले लो, बाकी की संख्या मिटा दो। तो ऐसे लिख सकते हैं 0.06। हो गया कि नहीं। तो e बराबर, अब इसमें से इसको घटाना है तो वो फिर से रफ कर लो कि 0.14 में से घटाना है 0.06। तो 4 के मान लेते हैं 14, 14 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 8। यहाँ पे देखो हमने एक उधार ली थी तो यहाँ पे बचे 10। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि 10 मतलब जीरो ही बचा, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो यहाँ पे। और अब देखते हैं यहाँ पे भी जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही आएगा। तो 0.08 वोल्ट जो है हमारा फाइनल आंसर आएगा, 0.08 वोल्ट। और यही हमारा जो है आंसर आएगा। अब मैं नोट्स में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये टिन वाला है, इसका आंसर आया है 0.078 वोल्ट, जो कि हमारे आंसर के बिल्कुल करीब है। मतलब वही चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो कहाँ गया, ये है देखो टिन वाला 0.078, 0.08। तो 7 और 8 में ज़्यादा फर्क नहीं होता, आंसर वही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, यही चीज़ है। ठीक है, तो ये लगभग मान इसलिए आता है क्योंकि हम इसको 59 को 60 मान लेते हैं, कभी दशमलव के बाद के 2 अंक ले लेते हैं ना, इसलिए मान वही है। लेकिन जीरो के बाद, दशमलव के बाद भी एक अंक भी यदि मैच कर जाए तो आंसर सही होता है। दशमलव के बाद भी जीरो है तो एक अंक मैच कर गया, उसके बाद भी दूसरा अंक भी लगभग करीब करीब है, तो आंसर हमारा सही माना जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से। और जो रफ में कैलकुलेशन हुई है वो आप वीडियो को रिवाइज करोगे, मतलब पीछे ले जाओगे वीडियो लेक्चर को, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब मैं नोट्स में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अब हम लोग ये चौथा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और प्लेलिस्ट से अध्ययन करिएगा ताकि आपको एक अच्छे से अध्ययन मिल सके और क्रम अनुसार पढ़ाई हो सके। क्रम से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर ये आप नोट्स लेना चाहते हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में है, तो इसके लिए आपको PDF डाउनलोड करनी होगी। तो आपने मोबाइल में PDF डाउनलोड हो जाएगी, या आप चाहें तो इसे प्रिंट करवा सकते हो। और इससे क्या होगा कि आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में ऑफलाइन की भी फील आएगी। तो जैसा आप पढ़ना चाहें, NCERT के नोट्स हैं, सारे राज्यों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे MP के हों, चाहे राजस्थान के हों, कहीं के भी हों, NCERT सिलेबस है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और NCERT प्लस CBSE दोनों को मिला के ये नोट्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल NCERT के ही सवाल इसमें हों, सारा कुछ है, सारे टॉपिक हैं। आपको बस केमिस्ट्री को एक थीम लेके पढ़ना है। नोट्स के लिए वेबसाइट आप जानते ही हैं, sandeepkharinotes.com। यहाँ पे विजिट करिएगा और चैप्टर बाय चैप्टर आप इनको ले सकते हैं। और वेबसाइट को मेंटेनेंस रखने के लिए मैंने एक छोटी सी फ़ीस रखी हुई है, ताकि आप
ताकि मेरी वेबसाइट फिर से बंद ना हो जाए, क्योंकि उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। मैंने पहले ऐप फ्री में नोट्स दिए थे मैंने पहले, लेकिन उसमें क्या है, मेंटेनेंस नहीं हो पाने के कारण वो बार बार बंद हो जाते हैं, इसलिए मुझे प्रॉपर उसमें खर्चा करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे थोड़ी बहुत फ़ीस ले रहा हूँ, जितने आपके लिए कुछ भी नहीं है। और जो बच्चे वो भी नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ नोट्स, तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। दोनों प्रकार से आपकी हेल्प हो रही है, किसी भी प्रकार से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चौथे क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।